नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद। आप लोगों का बहुत सपोर्ट मिल रहा है हमें और आपको मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे वीडियोज़ अगर आपको पसंद आते हैं तो आप उन्हें लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मैं एक ऐसे विषय पर बात करना चाहता हूँ, जो फिर मैं कहूँगा कि बहुत फंडामेंटल लेवल का इश्यू है। है तो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा और इन मुद्दों से ही जुड़ा हुआ बिकॉज़ हम लोग एक इंटरनेशनल थिंक टैंक है, तो हमारी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो नेशनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी से जुड़े हुए मुद्दों के ऊपर बात करना। मैंने अपने अनुभव में ये पाया है कि अक्सर हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी की जो काबिलियत है या जो एक देश की ताकत है या हमारा जो डिप्लोमैटिक हेफ्ट है ग्लोबली, वो सिर्फ़ जो है आपके डिप्लोमैट्स किस तरह का सूट पहन करके बाहर जाकर के कैसे काँटे-छुरी से खाना खाते हैं, उस पर निर्भर नहीं करता। या आपके नेताओं और मंत्रियों के बड़े-बड़े बोल हों, बड़े-बड़े वादे हों, एक फॉर्मल डिप्लोमैटिक पार्टीज़ हो, उस पर वो चीज़ डिपेंड नहीं करती। या फिर आप बड़े-बड़े कॉन्फ्रेंसेस करवा दें, इवेंट्स करवा दें, जी20 जैसे इवेंट्स हो गए या अन्य भी कई तरह के इवेंट्स हो गए, जिसके अंदर आप बहुत बड़े-बड़े बाहर के लीडर्स को बुलाएँ और उनको अच्छे से उनको होस्ट करें आप, अच्छा खाना खिलाएँ, उनको सम्मान दें, आप गिफ्ट्स दें, उस पर भी आपकी ताकत निर्भर नहीं करती। ये सारे जो हैं, ये एक आउटकम है, आप मान के चलिए, मतलब एक फोटो ऑप्स कहे जाएँगे। देश की असली ताकत अंतर्राष्ट्रीय डोमेन में निर्भर करती है उसके जो इंटरनल फंडामेंटल्स हैं, वो कितने मजबूत हैं। और उसमें कई चीज़ें आती हैं। सबसे पहले तो आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है? उसके बाद आपकी मिलिट्री पावर तो है ही, ख़ैर मिलिट्री पावर में और टेक्नोलॉजी के अंदर आप कितने कैपेबल हैं, आप कितने एडवांस्ड हैं, ये डेफ़िनिटली बहुत मज़बूत है, ये चीज़ आती है। फिर आपकी गवर्नेंस कितनी मज़बूत है, आपके अंदर जो गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है, उसमें आपके नेता, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, उसकी कैबिनेट वग़ैरह जो भी मतलब शासन कर रहे हैं, वो कितने काबिल हैं, कितने डिसाइसिव हैं और कोहेरेंस कितना है उनके अंदर, इस पर भी निर्भर करता है। उसके बाद आती है आपके अंदर की आपकी जो पॉपुलेशन जो है उसकी क्वालिटी क्या है। सबसे पहली बात तो पॉपुलेशन के अंदर जितनी हार्मनी होगी, जितना कोहेरेंस होगी, एक यूनिटी होगी और झगड़े-फसाद कम होंगे, वो देश उतना मजबूत होता है। और उसमें भी खास तौर से आपकी पॉपुलेशन में यूथ की क्वालिटी, यूथ कितना सैटिस्फाइड है, यूथ कितना काबिल है इंटेलेक्चुअली, एजुकेशनली, इमोशनली और फिज़िकली, यूथ कितना सैटिस्फाइड है, यूथ कितना क्रिएटिव है, इस पर निर्भर करती है आपके देश की दशा और दिशा और भविष्य की प्रगति। क्योंकि अगर यूथ डिससैटिस्फाइड है, यूथ दम में दम नहीं है और यूथ भटक रहा है, डिसओरिएंट हो रहा है, तो शायद वो देश अपने पतन के रास्ते पर जा रहा है। भारत के लिए अक्सर ये कहा जाता है कि हमारे पास एक डेमोग्राफिक डिविडेंड है। जब हम लोग अपने आप को दूसरे कंट्रीज़ से कंपेयर करते हैं, चूँकि हमारे यहाँ पर पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है और पॉपुलेशन के अंदर हम लोग काफ़ी रिकॉर्ड बनाते हैं और अक्सर जब लोग चिंता व्यक्त करते हैं कि देश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए देश की विकास में बाधाएँ उत्पन्न हो सकती हैं। तो कुछ लोग ये तर्क देते हैं कि नहीं साहब, हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है। जापान की पॉपुलेशन एजिंग हो रही है। चाइना में भी पॉपुलेशन की एजिंग हो रही है, तो उनके पास जो प्रोडक्टिव पॉपुलेशन जो होगी, वो उतनी ज़्यादा नहीं होगी, ज़्यादा संख्या वहाँ पर वृद्धों की होगी। इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव पॉपुलेशन वहाँ पर कम हो जाएगी। वेस्ट में भी कुछ इसी तरह के हाल हो रहे हैं कि वहाँ पर पॉपुलेशन फर्टिलिटी रेट्स बहुत कम होती जा रही हैं, गिरती जा रही हैं। क्योंकि लोग परिवार बना नहीं रहे हैं, लोग संतति उत्पन्न नहीं कर रहे हैं। लेकिन भारत के अंदर जो है डेमोग्राफिक डिविडेंड है, हमारे पास यूथ पॉपुलेशन काफ़ी है, इसलिए भारत का भविष्य उज्ज्वल है। अक्सर ये तर्क दिया जाता है, लेकिन मेरा सोचना ठीक इसके विपरीत है। ये तो हम मानते हैं कि ठीक है, हमारे यहाँ पर एक सब्सटैंशियल डेमोग्राफिक डिविडेंड है, लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि हमारे यूथ की क्वालिटी क्या है? अगर आप मेरे नज़रिए से देखें और जितना कि मैंने अनुभव और अपने एनालिसिस में पाया, भारत एक बहुत मैसिव, सीरियस और एक क्रिटिकल यूथ क्राइसिस से गुज़र रहा है। बहरहाल, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आज मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ। ये वीडियो बनाने का मेरा दिल इसलिए किया बिकॉज़ ऐसी एक घटना हुई देश के अंदर, जिसने ये साबित किया कि अगर आप एक सामान्य आम नागरिक हैं, यंगस्टर हैं, आपकी वैल्यू, आपकी औकात एक जानवर या गोरिल्ला से बढ़कर नहीं। अभी-अभी हमने बिहार में एक भरत भूषण तिवारी नाम के एक यंगस्टर का केस हमारे सामने आया। वो लड़का एक सोशल एक्टिविस्ट था,
समाज के लिए काम करता था और अपने गांव, उनका जो गांव था भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में बिटौली गांव, वहां पर बाढ़ से जो लोग डिस्प्लेस हुए थे उनकी रिहैबिलिटेशन के लिए लगातार संघर्षरत था, प्रयास कर रहा था। इस जमाने में जहां पर कोई गांव में रहना नहीं चाहता, सब लोग ल्यूक्रेटिव करियर्स देखते हैं बाहर, वो अपने गांव में रह करके और समाज की जो काम कर रहा था, ये कहीं ना कहीं शो करता है कि उसके अंदर की एक आत्मिक शक्ति, मॉरल स्ट्रेंथ, और वो कहता है ना, वो कैलिबर बहुत हाई था। उसके अंदर एक जज्बा था देश और समाज के लिए कुछ करने का। वो वहां पर सिस्टेमिक करप्शन से लड़ रहा था। गांव में जो बड़े-बड़े नेता और बड़े-बड़े प्रशासनिक अधिकारी बड़े-बड़े वादे करके जो जाते थे कि हम ये डेवलपमेंट करेंगे, ये परियोजना लागू करेंगे, और जब वर्षों से कुछ हो नहीं रहा था, तो वो उसके खिलाफ एक संघर्ष कर रहा था। और वो संघर्ष, वो एक एग्जाम्पल है, ऐसे हजारों लोग कहीं ना कहीं ग्रास रूट्स लेवल पर संघर्ष कर रहे हैं। ये असहाय, बिल्कुल शक्तिहीन लोग जो ग्रास रूट्स लेवल पर संघर्ष कर रहे हैं, प्रशासन और देश की निरंकुश जो है राजनीतिक सत्ता, उसके सामने बेबस है, मजबूर है। उस व्यक्ति ने, जब उसे कुछ रिजल्ट नहीं मिला, तो उसने हथियार उठाया, और हथियार भी उसने किसी को मारा नहीं, किसी को धमकाया नहीं, सिर्फ एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट के तौर पर हथियार उठाया, फाइनली सरेंडर भी कर दिया। उसके बाद भी वहां की जालिम पुलिस ने उसे घेर करके और बहुत ब्रूटल तरीके से उसका कत्ल कर दिया। इस यूथ का, जो कि देश का गद्दार नहीं है, जो समाज सेवा के लिए काम कर रहा है, उसका कत्ल कर दिया गया। ऑन द अदर हैंड आप देखेंगे, ऐसे देश में हजारों यंग प्रशासनिक अफसर होंगे जो बेइंतहा भ्रष्टाचार कर रहे हैं, हर तरह की एंटी नेशनल गतिविधियां कर रहे हैं, उनका कुछ नहीं होता। वो अपनी सर्विस के अंदर बकायदा प्रमोशन पा जाते हैं। इनफैक्ट भ्रष्टाचार के मामले जब सामने आते हैं, उसके बाद भी रीइंस्टेट हो जाते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। उनके लिए हर सारे दरवाजे खुले हैं। और व्यक्ति जो बाहर जाके ग्रास रूट्स पर एक आम नागरिक के तौर पर संघर्ष कर रहा है, एक युवा आम नागरिक के तौर पर जो संघर्ष कर रहा है, उसकी स्थिति इस देश के अंदर, यहाँ की व्यवस्था के अंदर एक शून्य बराबर भी नहीं। ये एक बहुत दुखद घटना है, क्योंकि कहीं न कहीं ये चीज़ एक ऐसे यूथ अनरेस्ट को जन्म दे रही है और जन्म देगी, जो कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, इंटरनल हार्मनी के लिए एक डेवास्टेटिंग डेवलपमेंट साबित होगा। आप एक बात पर गौर करके देखिए, सजा किनको होनी चाहिए थी? जिन्होंने झूठे वादे किए और लंबे समय तक वो जो विकास की जो परियोजनाएं थी, वो लंबे समय तक फेल होती रही, उसमें से पैसे का गबन किया गया। और ये मैंने खुद ने देखी है, मैंने खुद ने यूएन के अंदर काम किया है, मैंने नरेगा की जो स्कीम्स थी, उनका नेशनल लेवल पर इवैल्यूएशन प्रोग्राम का मैं पार्ट था, मैंने उनको देखा था। आप छोटे-छोटे गाँव में जाइए, वहाँ पर उन स्कीम्स का कुछ नहीं होता है। कोई कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट जो टाइम पर शुरू हुए, कभी खत्म नहीं होते। साहब को, जिला अधिकारी को वहाँ पर आने की फुर्सत नहीं है। आते हैं तो लोगों से तमीज़ से बात करने का उनका दिल नहीं करता, और एक फौरी तौर पर आकर के निरीक्षण करके चले गए, और बाकी एक आम आदमी जो है करप्ट ठेकेदारों, करप्ट मिडलमैन जितने हैं, उनका शिकार बन के रह जाता है। अफ़सर इसमें से पैसा उड़ा लेते हैं, नेता पैसा उड़ा लेते हैं, और कुल मिलाकर के देखा जाए तो एक आम जो ग्रास रूट्स पर आदमी बैठा है, यूथ, उसकी स्थिति दिन ब दिन बद से बदतर होती जाती है। तो यूथ के अंदर एक भारी अनरेस्ट हम देख रहे हैं, और वो चीज़ आप सोशल मीडिया पर देखेंगे। जिस तरह के लोगों का जो कमेंट्स आते हैं, जिस तरह के लोगों के सेंटिमेंट्स अलग-अलग पोस्ट में सरकार के खिलाफ इमर्ज होकर के आ रहे हैं, वो यूथ अनरेस्ट आपको नज़र आएगा। हालाँकि मैं एक बात और स्पष्ट करना चाहूँगा कि कई लोग इसको पार्टी विशेष से जोड़ करके देखते हैं, है ना? उसमें कुछ लोगों का निजी स्वार्थ है, कुछ लोग कह देंगे नहीं साहब, ये तो बीजेपी की सरकार के खिलाफ है या ये है। मैं एक बात आपको बड़ा क्लियर कर दूँ, ये चीज़ें अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम है। इसका बीजेपी, कांग्रेस से कोई लेना-देना नहीं है। ये जो डिससैटिस्फैक्शन है, ये जो फ्रस्ट्रेशन है, ये आपकी व्यवस्था से है, जिसके अंदर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ आती हैं। ऐसा नहीं है कि बीजेपी आ गई तो उसने कुछ बहुत रेवोल्यूशनरी कर दिया, या कांग्रेस आ गई तो कांग्रेस ने कुछ बहुत हट करके कर दिया। ठीक है, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस जो हैं वो बड़े सुपरफिशियल लेवल पर हैं। ब और वो एक छोटा-सा, कहते हैं ना, आपकी जो बिल्कुल जो होता है सरफेस लेवल पर वो डिफरेंसेस होते हैं, बाकी 99% जो पूरा सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है, जो प्रशासन का तंत्र है, वो उसी तरीके से चलता है जैसा कि चलता आया है पिछले 75 सालों के अंदर। उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। प्रशासनिक ढांचा वैसे ही चलता है।
और उसके अंदर यही है कि अगर आप सरकार का पार्ट हैं, अगर आपके पास सरकारी नौकरी है तो, और उसमें भी जिस जिस लेवल की सरकारी नौकरी है उसके अकॉर्डिंग आपकी अहमियत होती है। लेकिन अगर आप एक कॉमन आम नागरिक सिविलियन हैं तो यू आर नथिंग मोर देन अ गोरिल्ला। आपकी कोई हस्ती नहीं है, कुछ नहीं है। ये भरत तिवारी का एग्जाम्पल ये शो करता है। एक आम आदमी जो संघर्ष कर रहा था उसे गोली मार के मार दिया गया। ऐसे हजारों एग्जाम्पल है। अभी कुछ दिनों पहले आई थिंक वो झारखंड का केस था। रात को कोई अपने घर जा रहा था, उसे दरोगा ने रोका, उसके साथ पिटाई की, बदतमीजी की। और क्यों? क्योंकि वो जानता है दरोगा कि वो ये कर सकता है, वो कोई भी केस डाल के उसको फंसा सकता है। अगर आप आम नागरिक हैं, आप कितने भी शिक्षित हैं, आपने विज्ञान में बड़ी उपलब्धियां ले रखी हैं, आप बाहर से हार्वर्ड, केम्ब्रिज कहीं से भी पढ़ के आ जाएं, आपको एक सरकारी कांस्टेबल सड़क पर रोक करके अगर 4 थप्पड़ रसीद कर देगा, तो आपके पास कोई लीगल डिफेंस नहीं। अगर आप जवाब में जो है उस पर हाथ उठाएंगे या कुछ बदतमीजी करेंगे, तो आपके ऊपर न जाने कौन-कौन से केसेस आपके ऊपर लाद दिए जाएंगे और आपकी पूरी जिंदगी जो है, आपका करियर सड़ सकता है। तो ये स्थिति है और ये बहुत गंभीर स्थिति है। हमारे देश में पास्ट में भी यूथ को लेकर के अनरेस्ट हुए हैं। अगर आप इंडिपेंडेंस मूवमेंट देखें आजादी का, तो उसके अंदर भी यूथ जो है कॉलोनियल सिस्टम के अगेंस्ट जो लड़ाई लड़ी गई थी उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा था। उसके बाद अगर आजाद भारत में देखें तो जेपी का जो मूवमेंट था उसके अंदर भी यूथ का एक बहुत मैसिव रोल था। और अभी हाल फिलहाल में जो हमारे नेबर्स में जो हो रहा है, नेबरिंग कंट्रीज के अंदर, वहां पर भी यूथ अनरेस्ट ने ही एक बहुत क्रिटिकल रोल प्ले किया है। जैसे कि आप नेपाल में देखें, वहां पर जेन जी ने जो है वहां की जो सत्ता प्रतिष्ठान थे उसको उखाड़ फेंका। हालांकि बहुत, और श्रीलंका के अंदर भी यही हुआ। श्रीलंका के अंदर भी जो है वहां जो करप्ट सिस्टम जो था पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एलिट्स का, उसके अगेंस्ट ऐसा वायलेंट जन विद्रोह भड़का कि उन्होंने सब चीज को वहां पर पूरी व्यवस्था को उखाड़ फेंका। नेपाल में भी यही हुआ, बांग्लादेश के अंदर भी यही हुआ। नो डाउट बांग्लादेश के अंदर उसमें कई सारे और जो है एक्सट्रेनियस एलिमेंट्स और फैक्टर्स जैसे कि जिहादिस्ट एलिमेंट्स इन्वॉल्व थे। उसी तरीके से नेपाल के अंदर भी फॉरेन एजेंसीज का एक रोल था और श्रीलंका में भी रोल था। जब इस तरह की बड़ी घटनाएं होती हैं तो उसमें कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट आकर के अपना एक रोल प्ले करते ही हैं। लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है कि उसके जो रियल मुद्दे हैं उनका कोई अस्तित्व नहीं। रियल मुद्दे हैं, उनका अस्तित्व है। और अक्सर ऐसा ये होता है कि इस तरह के जो रियल मुद्दे जो होते हैं, यूथ का फ्रस्ट्रेशन, उनकी जेन्युइन समस्याएं और प्रॉब्लम्स, उसका फायदा उठा करके फॉरेन एजेंसीज या तो उस मूवमेंट को हाईजैक कर लेंगे या फिर जिहादिस्ट एलिमेंट्स उस मूवमेंट को हाईजैक कर लेंगे। कहीं ना कहीं हमें ये देखना होगा कि शायद हम भी उसी मुहाने पर खड़े हैं जो अभी कॉकरोच जनता पार्टी का जो मूवमेंट खड़ा हुआ है। अक्सर इसके बारे में जनरली लोग यही कहेंगे कि एक जेन जी का फॉरेन स्पॉन्सर्ड मूवमेंट है, और होगा। मैं ये नहीं कहता कि इसमें फॉरेन एजेंसीज का रोल नहीं होगा। हमारे राजनेता अक्सर हमें यही बात कहेंगे, पॉलिटिशियंस जो है, कि नहीं साहब ये फॉरेन स्पॉन्सर्ड एक मूवमेंट है। फॉरेन एलिमेंट्स की प्रेजेंस को आप डिनाय नहीं कर सकते, वो है, और इसके तहत कई मुद्दे भी ऐसे उठाए जाएंगे जो भारत के जो कोर नेशनल इंटरेस्ट हैं उनको डैमेज करें। लेकिन इसके रूट्स में कहीं ना कहीं जो यूथ की जो जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं, जेन्युइन फ्रस्ट्रेशन है, आपकी करप्ट व्यवस्था, आपकी एरोगेंट ब्यूरोक्रेसी, आपकी निकम्मी पॉलिटिकल क्लास, आपकी करप्ट अनएथिकल पॉलिटिकल क्लास, उसके खिलाफ जो विद्रोह है, जो नफरत है, वो भी एक सत्यता, वो भी एक सत्य घटना है, एक सत्य बात है, और उसमें एक बहुत बड़ी सच्चाई है। और ये जरूरी है कि हम इसको एड्रेस करें अगर आप चाहते हैं कि भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बने। और आज लोग देख रहे हैं, देखिए, यदि अगर मध्य प्रदेश के सीएम का नाम अगर जो है एक बहुत बड़े लैंड स्कैम के अंदर आता है, 170 168 करोड़ के प्लॉट्स अगर वो उज्जैन की डेवलपमेंट स्कीम्स के अंदर जो है प्राइम लोकेशंस पर ले लेते हैं, आप मुझे बताइए किस व्यक्ति का उस व्यवस्था के अंदर थोड़ा सा भी फेथ होगा? आप उसके बाद लाख जो है नेशनल सिक्योरिटी की बात कर लें, हिंदू नेशनलिज्म की बात कर लें, तो क्या लोग देख नहीं रहे हैं? लोगों का उसके अंदर विश्वास टूटेगा उस व्यवस्था के अंदर, और आप पर कोई यकीन नहीं करेगा। और उसके कारण आप जो अच्छे मेजर्स लेकर के आएंगे, जैसे कि एफसीआरए पर अभी क्रैकडाउन हुआ है, एफसीआरए का डेफिनेटली यूज होता है कुछ एंटी नेशनल एक्टिविटीज के अंदर। अब इसका डेफिनेटली ये एक पॉजिटिव स्टेप है, लेकिन लोग इसको भी फिर शक की निगाह से देखेंगे कि आपके फॉरेन मनी का जो इलिसिट एंटी नेशनल यूज हो रहा है उसको तो आप रोक रहे हैं, लेकिन जो नेशनल मनी जो है
उसका जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज में जो यूज हो रहा है, यानी कि जो करप्शन अगर किया जा रहा है, गबन किया जा रहा है, तो वो भी तो एक एंटी नेशनल एक्टिविटी है। उस पर आप कुछ नहीं कर रहे हैं, उस पर आप खामोश हैं। आप अपने चाहने वालों को, अपने चमचों को, आपके सिस्टम के जो लोग हैं, उनको आप लगातार फायदा पहुंचा रहे हैं। आप अपने करप्ट अफसरों को, करप्ट ब्यूरोक्रेट्स को लगातार शील्ड कर रहे हैं। तो लोग ये चीजें देख रहे हैं। आप सभी को मालूम है पूजा सिंघल का केस, जो कि झारखंड कैडर की आईएएस ऑफिसर है। उनके घर पे 60-70 करोड़ का कैश मिला था। लोगों को लगा कि शायद उन्हें बहुत कुछ सजा हो गई होगी, जेल हो गई होगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आज भी वो वापस रीइंस्टेट कर दी गई हैं और वो आईटी सेक्रेटरी हैं झारखंड। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं। यंग ऑफिसर्स आपकी जो है सर्विसेज में आकर के करप्शन कर रहे हैं और सरकारी सिस्टम उनको शील्ड करता है। आप सोचिए इन सब चीजों का आम जनता के ऊपर, उसके दिलो दिमाग में क्या असर पड़ेगा। अभी हाल ही में मैंने एक पॉडकास्ट किया था, आप उसको देख भी सकते हैं, वाद के ऊपर है वो पॉडकास्ट और वो जनरली ब्यूरोक्रेसी के ऊपर था। देखने वाली बात यह है कि मैंने तो उसके अंदर कुछ रिफॉर्म सजेस्ट किए थे भारत की गवर्नेंस और ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम के अंदर। बिकॉज देखिए ये बात सही है कि हम ब्यूरोक्रेसी से मुक्ति नहीं पा सकते, हम एनार्किस्ट नहीं है, हमें रिफॉर्म्स करने हैं उसके अंदर। लेकिन जो नीचे कमेंट सेक्शन में आप जाकर के देखें, आप पाएंगे कि 99.9% से ज्यादा कमेंट्स ब्यूरोक्रेसी के प्रति, शासन तंत्र के प्रति एक्सट्रीम हेट्रेड से भरे हुए हैं और गुस्से से भरे हुए हैं। ये शो करता है कि एक सैंपल है कि आपके लोगों का, आपके सिटीजन्स का, आपकी व्यवस्था में, आपके शासन तंत्र के अंदर रत्ती भर भी विश्वास नहीं है। और ये भी शो करता है कि हम जो बड़े-बड़े दावे करते हैं कि हम सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं, हमारा बड़ी रिप्रेजेंटेटिव हमारी गवर्नमेंट है, हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम स्ट्रांग है, वो कितना खोखला है। जब जनता का विश्वास ही नहीं है, तो आप उस शासन तंत्र को, उस सरकार को, उस डेमोक्रेटिक सिस्टम को आप कैसे कह सकते हैं कि वो रिप्रेजेंटेटिव है? जब आम जनता को उससे इतनी नफरत है, ये साफ एग्जाम्पल है कि लोगों के मन में कितनी विद्रोह की भावना भरी। क्या ये भावना कभी वायलेंट फॉर्म के अंदर सामने आएगी? जहां तक भारत का सवाल है, मैं ये मानता हूं कि भारत के अंदर कुछ शक्तियां ऐसी हैं, चाहे आप उनको आध्यात्मिक शक्तियां कहें, हमारी ट्रेडिशंस कहें, जिसके कारण ऐसा कोई मैसिव वायलेंस का स्केल हमें नहीं दिखा है। जैसा कि हमने चीन में देखा था। चीन के अंदर जब कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन हुआ था, तो वहां एक मैसिव वायलेंस हुआ था, वहां की पूरी ट्रेडिशनल सिस्टम को, सोशल कल्चरल स्ट्रक्चर्स को बदल के रख दिया था। भारत में ऐसी घटना कभी हुई नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लोग, जो हमारे लीडर्स रहे, जो फाउंडिंग फादर्स थे आज़ादी की बात, वो कहीं न कहीं जो है भारत के इस नेचर को समझते थे कि यहाँ पर एक उस तरह का वायलेंट सिस्टम नहीं चलता है। आगे भी मुझे लगता है कि ऐसा वायलेंट अपसर्ज होना मुश्किल है, लेकिन उसे बिल्कुल नकारा भी नहीं जा सकता। क्योंकि हमने देखा है हमारे कई पड़ोसी देशों के अंदर इस तरह का एक मैसिव रेवोल्यूशन सामने आया, और भी देशों में ये होता ही रहता है। अरब स्प्रिंग के अंदर आपने देखा, वहां के यंगस्टर्स ने करप्ट सिस्टम्स के अगेंस्ट, मिलिट्री डिक्टेटरशिप्स के अगेंस्ट मैसिव रेवोल्यूशन किया। हाल ही में ईरान के अंदर भी इस तरह की घटनाएं सामने आई, जब वहां पर यंग लड़कियों ने हिजाब के अगेंस्ट जो है पुलिस की गोलियां और बर्बरता तक को सहा। क्या भारत की जनता भी ऐसा कर सकती है? शायद अभी ये घटना बड़ी मुश्किल लगती है, क्योंकि यहाँ के अंदर भारत में कई सारे सेफ्टी वॉल्व्स हैं, जिनके बारे में भी चलिए थोड़ी चर्चा कर ही लेते हैं। भारत के अंदर यूथ के इंटरेस्ट को मेजरली जो एब्जॉर्ब करता है, वो है यहाँ का एक तो बॉलीवुड सिनेमा, जिसने डेफिनेटली हमें इन सब सेफ्टी वॉल्स का बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि इन्होंने यूथ अनरेस्ट को काफी हद तक एब्जॉर्ब कर रखा है और यूथ को इग्नोरेंट बना के रखा हुआ है। यहाँ का बॉलीवुड का सिनेमा। सेकेंडली क्रिकेट, जो कि एक डेफिनेटली यूथ को मेंटली और फिजिकली हर लेवल पर काफी ऑक्यूपाई करके रखता है। और तीसरे हमारे बाबा लोग, जो चाहे आप अपनी कथाओं के माध्यम से कहें या अपने अंधविश्वास के माध्यम से कहें या जो भी कहें, कुछ डेफिनेटली एक सोशल पर्पस तो सर्व करते ही हैं। बिकॉज जिस देश में इतना फ्रस्ट्रेशन हो, वहां पर अगर कोई आपको ये दिलासा भी दिला दे कि ठीक है आप कुछ ध्यान करिए, आप साधना करिए, तो आपका अगला जन्म अच्छा होगा, वो भी इस फ्रस्ट्रेशन को एब्जॉर्ब करते हैं। और चौथा हमारे सरकारी एग्जाम, जिसमें खास तौर से यूपीएससी के एग्जाम्स हैं, वो भी इस यूथ फ्रस्ट्रेशन को लंबे समय तक एब्जॉर्ब करते हैं और इस अनरेस्ट को वायलेंट फॉर्म इख्तियार करने से रोकते हैं।
और कहीं ना कहीं हमारे यूथ को इग्नोरेंट भी बनाते हैं। लेकिन इसके मैं साइड इफेक्ट्स भी आपको बता दूं। इससे हो क्या रहा है, यूथ का क्राइसिस और फ्रस्ट्रेशन जा नहीं रहा है, लेकिन वो मेंटली डिसोरिएंट, मेंटली कंफ्यूज्ड और एक विक्षिप्तता की स्थिति में जा रहा है। रियल मुद्दों का क्या सच्चाई है, उस पर उसका लेवल ऑफ नॉलेज जीरो है। इग्नोरेंस बढ़ती जा रही है। आप अभी हाल फिलहाल में आप कमेंट्स देखें लोगों के, जो कॉकरोच जनता पार्टी के वहां पर जिस तरह से उनके बड़े बड़े लीडर्स के, मैं और सामान्य वर्कर्स की बात नहीं कर रहा, उनके बड़े बड़े लीडर्स की जो डिमांड्स थी, जो कमेंट्स थी, कहीं ना कहीं वो चीज शो कर रही थी कि एक भारी इंटेलेक्चुअल वैक्यूम है, कि विषयों की समझ ही नहीं। तो ये बड़ा एक डिसोरिएंटेड सा यूथ है जो सरकारी नौकरियों के पीछे भाग रहा है जैसे, और बेगिंग कर रहा है, भिक्षा मांग रहा है सरकारी नौकरियों के लिए। कई साल भिक्षा मांगने के बाद जब वो 28-29 साल 30 साल के अंदर जो है अपने कई सारे अटेम्प्ट्स में फेल होने के बाद जब वो बाहर आता है, तो उसके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी और डिप्रेशन के सिवा कुछ नहीं बचता, और एक भारी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। फिजिकली वो एक्सरसाइज, व्यायाम, इन सब से कोसों दूर होता चला जाता है। आपके पास वो पब्लिक पार्क्स और वो सिस्टम्स भी नहीं है जिसके अंदर की यूथ बाकी इन चीजों पर ध्यान दे सके, फिजिकल फिटनेस की तरफ। तो फिजिकली भी डिफंक्ट होता जा रहा है। और बस जब ऐसे सिस्टम से, ऐसी एक सरकारी नौकरियों की जो एक व्यवस्था से बाहर होकर के जब वो बाहर आता है, तो उसके अंदर एक बहुत ही एक आत्मग्लानि की भावना होती है, व्यवस्था के प्रति घृणा की भावना होती है, और एक बड़ी लो सेल्फ एस्टीम उसके अंदर होती है। वो जीवन भर या तो छुपके-छुपके किसी तरीके से सरकारी नौकरियों के लिए फिर कोशिश करता रहता है, या जो सरकारी नौकरियों के अंदर उच्च पदों पर आसीन है, उनकी तरफ ललचाई नज़रों से देखता है, या उनके करीब आने की कोशिश करता है। क्योंकि उसे लगता है कि उसका जो है एक स्टेटस कुछ है ही नहीं एज़ कॉमन मैन। और सरकारी नौकरियों के अंदर ही मैं बता दूँ, यहाँ पर जो है ना, भूख सिर्फ पावर की है। आप किसी से पूछें, 99% युवाओं का एक ही एम है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के अंदर बड़े पद लेना, या पुलिस सेवाओं में बड़े पद लेना। आप किसी को पूछें कि साइंटिस्ट कितने लोग बनना चाहते हैं, आपको बहुत कम लोग मिलेंगे। लोग एमएससी करके केमिस्ट्री के अंदर, फिजिक्स के अंदर, पीएचडी करके क्या कर रहे हैं, सरकारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देकर के कोई डीएसपी बनना चाहता है, कोई डिप्टी कलेक्टर बनना चाहता है। क्यों? क्योंकि पावर की एक एक्सट्रीम भूख, क्योंकि उसे पता है कि एज ए साइंटिस्ट, एज ए टीचर, प्रोफेसर, एज इंजीनियर उसकी कोई औकात नहीं है, उसका कोई स्टेटस नहीं है। और जब उसको अगर ये एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस मिलेंगी, बड़ी पुलिस के ओहदे मिलेंगे, तो उसके पास एक पावर आएगा जिसके अंदर वो लोगों पर दमन कर सकता है, करप्शन कर सकता है। तो कहीं न कहीं ये प्रक्रिया आपके यूथ के चरित्र का भी बहुत हनन कर रही है। तो आप सोचिए हम लोग इस यूथ के साथ कहाँ जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, और हम लोग जो है आगे अल्टीमेटली जो है ये यूथ इस देश की विकास के लिए या नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक लायबिलिटी साबित होगा या बूंद साबित होगा। कुछ चीजें और हैं शायद मुझे उनको एड्रेस करना चाहिए। यस, ड्रग्स की प्रॉब्लम एक मेजर समस्या जो भारत के लिए अभी आ रही है, वो है ड्रग्स का मैसिव एक्सपेंशन। हालांकि देखिए, अगर आप डेटा चेक करेंगे तो डेटा के अंदर जो, अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस की जो डेटा है और एनवायरनमेंट के, उसमें करीब बताते हैं कि 7.1 करोड़ सब्सटेंस ऐसे लोग हैं, 7.1 करोड़ जो किसी न किसी फॉर्म के सब्सटेंस अब्यूज से ग्रस्त हैं। मगर अगर आप उसमें ऐसे लोगों को भी शामिल कर रहे हैं जो इरेगुलरली ड्रग्स कंजम्पशन करते हैं, थोड़ा ज्यादा इतना फ्रीक्वेंटली नहीं करते हैं, या एक तरह से बहुत ज्यादा एडिक्टेड नहीं है, तो ये संख्या 30 करोड़ होती है। और जिस तरह से ये डेटा कैलकुलेट किया जाता है, देखा जाता है, मेरा मानना है कि शायद इससे कहीं ज्यादा ये संख्या है। क्योंकि आज ड्रग्स सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट एरियाज में, कश्मीर में या नॉर्थ ईस्ट में नहीं है, छोटे छोटे शहरों के अंदर आपको ड्रग्स की मैसिव प्रॉब्लम मिलेगी। छोटे छोटे शहरों के अंदर, मैं उदयपुर राजस्थान का रहने वाला हूं, और यहां पर मैं आपको बता सकता हूं कि कई सारे टूरिस्ट आते हैं, यंगस्टर्स आते हैं। ड्रग्स का एक बड़ा रैम्पेंट और मैसिव वाइड स्प्रेड नेटवर्क चल रहे हैं, हर जगह चल रहे हैं भारत की। और ये स्थिति सिर्फ राजस्थान की, पंजाब की या कश्मीर की नहीं है। हर जगह आपको मैसिव ड्रग्स के रैम्पेंट नेटवर्क्स चल रहे हैं। यंगस्टर्स उसमें जो है उसको एडिक्ट हो रहे हैं, और जिनको अथॉरिटीज को इस पर एक्शन लेना चाहिए, और वो या तो करप्ट हैं, कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, या फिर इतनी इनकॉम्पिटेंट हैं कि उनको पता ही नहीं है। और ये यूथ ड्रग एडिक्शन इन्हें किस डायरेक्शन में ले जाएगा, इसका एक नमूना तो हम पंजाब में देख चुके हैं।
पंजाब के अंदर ऐसी सक्सेसफुल और वहाँ की बड़ी प्रोडक्टिव यूथ थी, जो फार्मिंग के अंदर सब जगह मिलिट्री में जाती थी। आज वहाँ पर ड्रग एडिक्शन से यूथ वायलेंस, क्राइम और फिजिकली अनफिट, मेंटली अनस्टेबल, डिस्टेबलाइज्ड हो चुकी है। ये स्थिति भारत के अंदर भी आ सकती है। तो ये ड्रग्स का मेनेस, और मैं इसको भी यूथ क्राइसिस का पार्ट मानता हूँ, क्योंकि देखिए आपके राजनेता जो हैं, आपकी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनको अलावा झूठ बोलने के और फोटो ऑप्स के, वेबसाइट्स पर डैशबोर्ड बनाने के, और सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हमने ये माइलस्टोन अचीव किया, बड़े-बड़े एडवर्टाइजमेंट शो करने के अलावा उनका किसी में इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, उनका मेन इंटरेस्ट है अपनी खुद की संपत्ति बनाना, बिकॉज़ एक पॉलिटिकल लाइफ के अंदर जिस तरह के ऊँचे चरित्र की ज़रूरत होती है, वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। तो उनका मेन इंटरेस्ट है कि अपने कामों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी लाइट में शो करना, भले रियल काम कुछ ना हो। और ये आप आजकल आप काम कर सकते हैं पीआर एजेंसीज़ हायर करके। लेकिन जो रियल मुद्दे हैं यूथ के, एजुकेशन के, डेवलपमेंट के, उसकी मेंटल हेल्थ की, उस पर कोई बात नहीं करेगा। और ये चीज़ें ऐसे असर नहीं दिखाएँगी। आपको ऐसा यूथ जो कि फिज़िकली अनप्रोडक्टिव है, जो कि खेलता नहीं है, जिसको उदास है, डिप्रेस्ड है, इसके जो रिज़ल्ट नज़र आएँगे वो आपको आज से 10 साल, 15 साल बाद नज़र आएँगे। एक बात तो मैं कहना भूल ही गया, अमंग द मुस्लिम सोसाइटी जो यूथ है, वो एक अलग ही प्रक्रिया से गुज़र रहा है। वो मैसिव इंटेंस रेडिकलाइज़ेशन से गुज़र रहा है। उसका एक्सपोज़र ग्लोबल जिहाद से हो रहा है। वो अपने आप को आजकल वेस्ट एशिया से कनेक्ट करता है। जो एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन एप्लीकेशंस है, उस पर इतना मैसिव पॉइज़नस रिलिजियस प्रोपेगेंडा और इंडोक्ट्रिनेशन चल रहा है कि इसका हमें अंदाज़ा तक नहीं। हमारे यहाँ पर पॉलिटिकली इन चीज़ों को यूज़ करना बड़ा कन्वीनिएंट माना जाता है, जिसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ कर भी रही हैं, ठीक है, रेडिकलाइज़ेशन हो रहा है, सब कुछ है, लेकिन उस चीज़ पर इफ़ेक्टिव क्रैकडाउन के लिए आज तक मुझे कोई प्रयास नज़र नहीं आया। ठीक है, एनआईए कुछ छोटे-मोटे एक्शंस ले लेती है, कहीं रेड कर लेती है, तो वो बड़े सुपरफिशियल एक्शंस हैं और वो काइनेटिक मेजर्स हैं जो स्पोरेडिक, ओकेजनल होते हैं और कभी-कभार ले लिया तो ले लिया। उससे सिर्फ़ आप एक न्यूज़ बना सकते हैं या उसको अपने इलेक्शन के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा उसका कोई ख़ास रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन जो डेमोग्राफिक बल्ज आपको मुस्लिम माइनॉरिटी में दिखेगा और जो रेडिकलाइज़ेशन उसमें हो रहा है, इसके सीधे इम्पैक्ट आपको नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर आज से 5 साल, 10 साल बाद नज़र आएँगे। आप देखिएगा इस पर भी विचार करना चाहिए। और दूसरी बात ये कि इन जनरल आप अगर यूथ के अंदर आप देखेंगे, तो हमारे यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम के अंदर एक भारी गिरावट और कोलैप्स है। स्किल्स हैं ही नहीं। मैं आज देखता हूँ सरकारी सिस्टम के अंदर जो प्राइमरी स्कूल में टीचर्स हैं, सेकेंडरी स्कूल में टीचर्स हैं, वो एक स्पेलिंग ठीक से नहीं लिख पाते। बेसिक गणित के सवाल तक नहीं लगा पाते। कुछ लोग ज़मीनों के धंधे कर रहे हैं, कुछ लोग अपना पे चीटिंग जो नकल पेपर लीक होते हैं उससे और फ्रॉड तरीकों से इन सर्विसेज़ में घुस गए अध्यापक बने हुए हैं से ऐसे ही वाइस चांसलर्स अपॉइंट हो रहे हैं, करोड़ों की रिश्वत दे-दे करके, जिनका कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं है, जिनके अंदर कोई एजुकेशनल डेप्थ नहीं है, प्रोफेसर्स अपॉइंट हो रहे हैं। तो एक तरह से आपका एजुकेशनल सिस्टम जो है वो कंप्लीट कोलैप्स की तरफ जा रहा है और इससे आप एक ऐसा यूथ जनरेट कर रहे हैं जिसके अंदर कोई स्किल्स नहीं है, उनकी एम्प्लॉयबिलिटी ज़ीरो है। अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ पर गलती से आ भी जाता है, तो आप किसको एम्प्लॉय करेंगे, किस लिए एम्प्लॉय करेंगे? इतना यंगस्टर्स की पॉपुलेशन होने के बाद भी स्किल्स के नाम पर हम लोग बहुत पीछे हैं और इसका एक नतीजा तो हम देख ही चुके हैं। एआई जैसे सेगमेंट के अंदर आज भारत जो है काफ़ी पीछे है और कई लोग तो कहना शुरू कर दिया लोगों ने कि इंडिया हैज़ ऑलरेडी मिस्ड द बस। मैं कोई अलार्मिंग पिक्चर पेश नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक गंभीर बात अपने इस वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहा था कि भारत एक मैसिव यूथ क्राइसिस से गुज़र रहा है। इसके सारे तो नहीं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं के ऊपर मैंने बात करने की कोशिश की और मैं ये कहूँगा कि इस पर सरकार को और समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं, संस्थाएँ हैं, उनको ज़रूर विचार करना चाहिए कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं और कहीं ये गलतियाँ हमारे लिए भीषण साबित ना हो आने वाले 10 साल, 15 साल बाद। तो इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा। बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों।